रवि एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे, कोयल और विजय। उसके बच्चे हमेशा उसका दरवाजे पे इंतजार किया करते थे। पापा आ गए, पापा आ गए। माँ देखो पापा आ गए। और फिर सीता रवि की मदद करती थी लकड़ियों को नीचे उतारने में। बाप रे बाप, आज तो ये बहुत वजन है। हाँ, कल ही मिस्त्री ने कहा था कि उसे मोटी और वजन लकड़ियाँ चाहिए कुछ तबले बनाने के लिए। बोल रहा था अगर मोटी लकड़ी दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपए देगा। 1000? हाँ, इसीलिए तो सुबह से इस लकड़ी को काट रहा था। तू मेरे लिए चाय बना, वो आता ही होगा। हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए तब तक। सीता ने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी, तभी उनके दरवाजे पे खटखट हुई। पापा, मिस्त्री चाचा आए हैं। रवि तुरंत वहाँ पहुँच गया। आपका ही इंतजार कर रहा था। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लग रही है, बहुत मोटी है। मिस्त्री उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो उठा ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम इतना वजन अकेले कैसे उठा कर लाए? अब तो आदत हो गई है, मुझसे तो अकेले नहीं उठेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसे छोड़ने। हाँ। मिस्त्री ने रवि को 1000 रुपए दिए और बस तभी सीता 2 कप चाय लेकर आई। मिस्त्री और रवि एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पास शहर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्हें शुद्ध कारीगरी वाला फर्नीचर चाहिए, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। मुझे ऐसी मोटी लकड़ी और लगेगी। ठीक है भाई, मैं ला दूंगा। बहुत अच्छे, फिर सीधा मेरे कारखाने में ही छोड़ देना। वैसे भी ये बहुत भारी है। हाँ भाई, क्यों नहीं। चाय पीने के बाद रवि वो बड़ी सी लकड़ी उठाकर मिस्त्री के साथ चल पड़ा। मिस्त्री के कारखाने में उसने वो लकड़ी रख दी और मिस्त्री को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी पत्नी ने खुशी खुशी बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये सब भगवान की कृपा है। रवि ने वो पैसे सीता को दे दिए। इससे बच्चों की स्कूल फीस भर देना। इन दोनों की फीस 800 रुपए है। बचे हुए पैसों से घर का थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। अगले ही दिन सीता ने स्कूल फीस भर दी और थोड़ा सामान भी खरीद लिया। हे भगवान, अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी पैसों का सोचना नहीं पड़ेगा। माँ, हम लोग अमीर बन जाएंगे ना? तुम लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पैसों का तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान जी है, वो देख लेंगे। यहाँ जंगल में रवि भी बहुत खुशी खुशी मोटा पेड़ काट रहा था। इस बड़े से पेड़ के 3 बड़े टुकड़े काटूंगा, कम से कम 3000 तो मिल ही जाएंगे। पैसों का सोच सोच के रवि खुश था। उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर इसे अपने कंधे पे लाद के वो गांव की ओर चल पड़ा। रवि ने मिस्त्री के कारखाने में वो बड़ा टुकड़ा रख दिया और मिस्त्री ने उसे 1000 रुपए दे दिए। पैसे पाकर रवि बहुत खुश था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रवि बड़े बड़े पेड़ काटकर मिस्त्री को बेचा करता था। फिर एक दिन रवि एक बहुत ही बड़ा पेड़ काटने लगा। पेड़ कटने ही वाला था, पर फिर इस बार उससे एक गलती हुई। वो पेड़ सीधा उस पर ही गिरा। रवि की चीख सुन दूसरे लकड़हारे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने वो पेड़ हटाया और रवि को तुरंत अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने रवि का इलाज शुरू किया। सीता और उसके बच्चे भी अस्पताल आ गए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? हाँ हाँ, भगवान है ना, उन पर भरोसा रख। डॉक्टरों ने काफी समय तक रवि का इलाज किया। फिर वो सीता के पास आए। पेड़ के गिरने से इनकी 2 पसलियां टूट गई हैं। हे राम, इनका ऑपरेशन करना होगा, उसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पति ही हमारे घर का करता धरता थे। फिर आप कुछ दिनों में इन्हें घर ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। पूरा परिवार आंसुओं में डूबा था।
रवि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद रवि को घर लाया गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से आएगी? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका सहारा भगवान होता है। फिलहाल मेरे पास 5,000 रुपए बचे हैं। अब कम से कम और सस्ते से सस्ता सामान खरीदना होगा। कोयल और विजय, तुम दोनों पिताजी के पास रहो, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सीता बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो सब्जियों का दाम पूछने लगी। आलू कैसा है भाई? 30 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? अभी सब जगह यही दाम है, लेना हो तो लो। सीता हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर अचानक बाजार के कोने में जादू से एक बैंगन की दुकान प्रकट हुई। अरे बेटी, बैंगन ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है माँ जी? 10 रुपए किलो। सस्ता दाम सुनकर सीता ने तुरंत 1 किलो बैंगन खरीद लिए और फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ी और वो जादू से प्रकट हुई बैंगन की दुकान गायब हो गई। जब सीता घर पहुंची, माँ तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ, तुम लोगों को बैंगन का भरता खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे भी मिल जाते। जो है उसी में, हे राम। सीता विजय को डांटने ही वाली थी कि उससे पहले उन सबके सामने बैंगन का भरता और पराठे आ गए। ये कहाँ से आ गए? क्या पता माँ, अब तक तो ये यहाँ नहीं थे। पर कैसे? रुको माँ, काश मेरे पास ढेर सारे खिलौने होते। और बोलते ही बोलते उनके पास खिलौने आ गए। बाप रे, मैं तो तभी मानूंगी जब मेरे पति ठीक हो जाएंगे। और तुरंत रवि ठीक हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। सीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। धन्यवाद, धन्यवाद जादुई बैंगन। सीता और बच्चों ने रवि को गले लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रवि और सीता की सारी परेशानियों का समाधान हो चुका था। पूरा परिवार खुश। फिर एक एक करके सभी अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मांगने लगे। हे जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे जिससे ना सिर्फ मैं परिवार का गुजर बसर कर सकूं, बल्कि गरीबों की मदद भी कर पाऊं। रवि के सामने ढेर से पैसे और सोने के सिक्के आ गए। हे जादुई बैंगन, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए और उसके बाहर 2 गांव माता भी चाहिए। और देखते ही देखते सीता और रवि का घर एक आलीशान हवेली में बदल गया। माँ, गौ माता की आवाज आ रही है। जब सब लोग बाहर आए तो उनके आंगन में 2 गायें थी। सीता बहुत खुश थी। वो लोग वापस अंदर गए। और क्या मंगवा सकते हैं हम? हमारी जरूरत की हर चीज हमें मिल चुकी है बच्चों। अगर हम और मांगते रहे तो हमारा लालच ही बढ़ता जाएगा। और लालच का कोई अंत नहीं होता बच्चों। सीता ने वो जादुई बैंगन अलमारी में रख दिए और उस दिन से रवि और उसके परिवार ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब से वो बस गरीबों के लिए ही धन मांगते थे। उनका जादुई बैंगन एक जरिया बन गया जिससे भगवान जी गरीब बच्चों की मदद करने लगे। और वो जादुई बैंगन रवि और सीता को ही मिला क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा का उद्देश्य रखते थे। योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां बेचा करते थे। सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, ताजे ताजे। आलू 15 रुपए किलो, मटर 30। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही समय में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौटा करते थे। घर पे उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय आराम ही किया करती थी। माँ, पापा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
आप मेरे लिए पकौड़े लाए क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। तेरे लिए पकोड़े तो नहीं लाए, लेकिन ये दे। वाह, आम। रानी को टाली हुई चीजें बहुत पसंद थी, पर वो चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके माँ पापा इतनी मेहनत कर रहे थे और हर दिन की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है कब तक हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे? पता नहीं, पर हम कोशिश करते रहेंगे। रानी योगी और नीतू की जान थी। वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटा कर बाजार के लिए चल देते थे और यहाँ बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियाँ बेचा करते थे। एक दिन की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज अकेले बाजार जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, पर आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में नींबू की बहुत मांग होती है, इसलिए मैंने नींबू के पौधे खरीदे हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, जरूर जाइए। हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा करवाने हैं। हाँ। नीतू सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पेड़ों की नर्सरी में पहुंचा। जी बोलिए, मुझे नींबू के पौधे चाहिए। भैया, एक भी पौधे नहीं है, सारे बिक गए। ठीक है। योगी दूसरी नर्सरी में गया। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई, सारे खत्म हो गए। ठीक है। योगी कई और नर्सरी में गया, उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिले। अरे अब क्या करूं? सोचा था नींबू के पौधे से नींबू उगाकर बेचूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपनी सोच में चल रहा था, तभी उसका ध्यान जंगल के बीच बने एक घर पर पड़ा। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत खराब थी। एक बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उस बूढ़ी औरत के पास गया। क्या हुआ अम्मा? तुम्हारा बगीचा इतना बड़ा है, पर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताओ बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत, मैं बूढ़ी भला कैसे इतना सारा काम अकेले कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई की। सारे पौधों को पानी डाला। वाह, अब लग रहा है ना ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अम्मा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरा भी सब्जियों का बगीचा है। अच्छा है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक बेटा। बूढ़ी औरत अपने घर में गई और एक पोतली उसने योगी के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज। तुझे नींबू उगाने हैं ना? जा, इन्हें ले जा और अपने बगीचे में बो दे। आपको कैसे पता चला कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब कुछ पता है। मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वो पोतली ले ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू पहले ही घर पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको। और नींबू के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले। घर लौट रहा था तो जंगल में एक घर दिखा जिसके बाहर एक बड़ा बगीचा था। एक बूढ़ी औरत अकेले बगीचा साफ कर रही थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी और उसी में देर हो गई। ठीक है। और ये देखो,
उस बूढ़ी औरत ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे नींबू उगाने हैं। अजीब है। खैर छोड़िए, कम से कम हम इन बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस नींबू के पौधों पर नींबू उग ही जाएंगे। हाँ, वो भी है। अगली सुबह योगी ने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू, जरा इन्हें भी पानी डालो। हाँ आई। नीतू ने जैसे ही उस जगह पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इतने चमकदार नींबू। योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। नीतू, ये तो सोने का है, सोने का नींबू। सारे पौधों पर सोने के नींबू उगे थे। योगी और नीतू के तो भाग्य ही खुल गए। योगी ने वो सारे नींबू सोनार को बेच दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब आपकी बेटी किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। ये सुनकर योगी और नीतू की आंखों में आंसू आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। नीतू, हमें उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। योगी नीतू और रानी को लेकर जंगल गया। वो घर यहीं तो था, अचानक कहाँ चला गया? वहाँ कोई घर नहीं था। योगी की मदद किसने की ये उसे भी नहीं पता। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। मनोहर और मधु सब्जियों की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर ही उनके छोटे से खेत थे। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जी लगाई है। हाँ मधु, इस बार पहली बार मैंने कद्दू की भाजी बोई है। जब सारी सब्जियां आ जाएगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, पर पहले हमें इन पौधों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ वो तो रखेंगे ही। मैं पानी डालती हूँ। मधु और मनोहर मिलकर अपने फलों के खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। ये खेत ही उनके कमाई का जरिया था। धीरे धीरे उनके पौधों में सब्जियां लग गई। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मधु ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पे है। ए जी, सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। कल कुछ सब्जियां काट कर बाजार में बेच आऊंगा। ठीक है। उस रात जब मधु और मनोहर सो गए तो तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो गई। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। अचानक बिजली की आवाज से मधु की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज सुनी और अपने पति को उठाने लगी। ए जी उठिए, उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है। क्या? हाँ, आवाज सुनिए। जब मनोहर ने अपने घर का दरवाजा खोला, हे भगवान, इतनी तेज आंधी। मधु, सारे पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम, आप पहले अंदर आइए। मनोहर घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, तूने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मैं क्या करूं? क्या होगा? रो मत मधु, कुछ न कुछ जरूर होगा, पर हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके होंगे, ये सोचकर दोनों परेशान थे। खैर सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया। आंधियां बंद हो गई और बारिश भी। मधु और मनोहर अपने खेत में आए। यहाँ तो सब कुछ इतर बितर हो चुका है, सिवाय इस कद्दू के। उनकी आंखों के सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे,
क्यों ना हम इसे घर में ही रखें? कम से कम इसकी सब्जी बनाकर कुछ दिन हम दोनों का पेट तो भर सकता है ना। हाँ, ये अच्छा होगा। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। मनोहर ने उस बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। मनोहर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू दो। मधु ने मनोहर को चाकू दिया और जैसे ही मनोहर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। ये क्या? आप आराम से चीरिए। मनोहर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखी। हे भगवान, कद्दू में बच्ची कैसे आ गई? जरूर ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। इसके लिए थोड़ा दूध ले आओ। घर में तो दूध भी नहीं है। मैं पड़ोस की मौसी से ले आती हूँ। तब तक आप इसे संभालिए। मधु दूध लेने पड़ोसन के घर चली गई और यहाँ मनोहर बच्ची को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर बच्ची कैसे आई होगी? ये कोई मामूली बच्ची नहीं होगी। जरूर ये अद्भुत है। कुछ देर बाद मधु दूध लेकर आ गई। मधु ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया वैसे ही उसके हाथों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर मनोहर और मधु दोनों हैरान थे। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, ये सब सच है। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। ये जरूर कोई जादुई बच्ची है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। और इतने सारे सोने का हम क्या करेंगे? अब तक हम गरीब थे, पर इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं। अब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीबी की तकलीफ क्या है वो हमने भी तो झेली है। मधु और मनोहर ने बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीबों की मदद करना शुरू किया। वो लोग रोज गरीबों में खाना बांटा करते थे। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। शुक्रिया भाई। धन्यवाद भाई। मधु और मनोहर लोगों की मदद करके बहुत खुश थे। एक रात की बात है, दोनों बातचीत कर रहे थे और तभी उनके घर के बाहर एक चोर इनके सोने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों पहले तक हमारे खाने का ठिकाना नहीं था। अब हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं। अरे ये सब अद्भुत जादुई बच्ची की वजह से है। जब भी इसे दूध पिलाओ तो इसके हाथों से सोने की बारिश होने लगती है। ये बात उस चोर ने सुन ली। ये बात तो है, ये छोटी बच्ची जादुई है। अगर ये बच्ची मुझे मिल जाए तो मुझे जिंदगी में चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोना चोरी करने से अच्छा है मैं इस बच्ची को ही चुरा लूं। चोर घर के बाहर ही बैठा रहा और इंतजार करने लगा कि कब मधु और मनोहर सोएंगे। और कुछ देर बाद वो लोग सो गए। यही सही मौका है इस बच्ची को चुराने का। चोर घर के अंदर घुसा और उसने पालने में सो रही बच्ची को उठा लिया। पर जैसे ही उसने बच्ची को उठाया वो हैरान हो गया। ये अचानक से इसका वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे रे, क्या खिलाया है इस बच्ची को? ये तो बहुत भारी लग रही है। बच्ची का वजन बढ़ता देख चोर ने उसे वापस पालने में रख दिया और पालने में रखते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मधु और मनोहर भी उठ गए। मनोहर ने चोर को पकड़ लिया और उसे पीटने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चोर ने मनोहर को धक्का दिया और भागने लगा। चोर, चोर, चोर! मनोहर की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां आ गए। ये मेरे बच्ची को चुराने आया है। इसको तो चौक पे बांध कर मारना चाहिए।
नहीं, इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। मेरे साथ कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये मनोहर अचानक गरीब से अमीर इस बच्ची की वजह से बना है। ये बच्ची जादुई है, इसके हाथ से सोना बरसता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोने की बारिश? जादुई बच्ची? अरे मनोहर, ये बात तुमने हम सबसे छुपाई क्यों? शायद सारा सोना तू अकेले ही हड़पना चाहता है। हाँ, ये गलत है। इस बच्ची पे पूरे गांव वालों का हक है और इसके सोने पर भी। हाँ हाँ, मैंने तो सोने को गरीबों में ही दान किया है। वो सब हमें नहीं पता। हमें भी सोना चाहिए, हमें भी। तभी उनके सामने एक परी आई। ये बच्ची मेरी है। मैंने इसे मधु और मनोहर को दिया था ताकि सारे गरीबों का भला हो सके, पर तुम सब लोभी हो। इस जादुई बच्ची के सोने पर बस मधु और मनोहर का हक है। आज के बाद किसी ने भी मनोहर और मधु से सोना या बच्ची चुराने की कोशिश की तो उसे मेरा कहर झेलना होगा। मधु, मनोहर, अब तुम ही इसके माता पिता हो। सही वक्त आने पर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। तुमने अब तक इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और आगे भी रखना। जी। ये बोलकर परी वहाँ से चली गई। गांव वाले भी चुपचाप लौट गए और अब मधु और मनोहर भी जादुई बच्ची के साथ खुश थे। अब भी वो लोग गरीबों की मदद करते थे।